अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, पूरी कौम उस दौड़ में लग गई है। कहीं नाम आ रहा है जनाब तसद्दुक़ जिलानी का, इससे पहले इशरतुल इबाद का, उससे पहले हफ़ीज़ शेख साहब का, फिर अब्बास जिलानी का साहब का भी नाम आ गया है। और आज तो ये कहा जा रहा है कि अब्बास जिलानी साहब बस वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे हैं और ये फ़ाइनल हो चुके हैं। कोई कहता है पीपल्स पार्टी ने दो नाम दिए, तसद्दुक़ जिलानी और अब्बास जिलानी, कोई कुछ कहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने मुंह उतनी बातें और अफवाह भी बहुत होती है। तो आपने देखा अभी पिछले दिनों हफ़ीज़ शेख साहब तकरीबन प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने ओथ ले लिया था, ऐसे टीवी पे दिखाया जा रहा था। मेरा ख्याल है मैं पहला शख्स था जिसने ब्रेक किया था कि नहीं, हफ़ीज़ शेख साहब नहीं हैं। और उसके लिए एक बहुत अहम सोर्स जो कि मैंने कहा था अथॉरिटी रखते हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि उनका नाम ही नहीं है, नाम ने डिस्कस किया है। तो जब इतनी बड़ी बात कर दी तो वो बाद में पता चला। आज मैं एक अहम जगह बैठा हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरी ख़ुद हफ़ीज़ शेख साहब से बात हुई है। हफ़ीज़ शेख साहब ने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि हफ़ीज़ शेख साहब 3-4 दिन पहले पाकिस्तान आए हैं और अपने दोस्तों के ज़रिए एक कोशिश की है। उन्होंने 1-2 मीडिया चैनल्स को अप्रोच करके उससे बड़े प्रेजेंटेशन करवाई है और ऐसा हालात पैदा कर दिया है ब्रेकिंग के जी जनाब सिर्फ हफ़ीज़ शेख हैं। और फिर लोगों ने हमसे पूछा भी कि क्या हफ़ीज़ शेख हैं, तो वो फिर मैंने मालूम किया और फिर ऑन एयर किया और फिर पता चला वो लिस्ट में नहीं है। तो आज वो साहब कह रहे थे कि मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जी मैं जो हूँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि उनका ये कहना गलत है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन इस दफ़ा उनका नाम ना इंक्लूड किया गया लिस्ट में, ना उनको डिस्कस किया गया, डिस्कस ही नहीं किया गया। तो फिर आने का सवाल नहीं है। हाँ, अभी ये नाम आ रहे हैं बहुत सारे, तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, अब्बास जिलानी साहब हैं, इशरतुल इबाद हैं, इशरत हुसैन हैं और आपके कुछ और लोगों का नाम भी आ रहा है। तो बज़ाहिर फ़ैसला तकरीबन अगर असम्बली आज डिज़ोल्व हो जाती है असम्बली, तो फिर आपके क्योंकि 12 अगस्त तक असम्बली है, वरना अगर 12 अगस्त को डिज़ोल्व होती है तो फिर तो ये 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराने होंगे, और अगर तोड़ते हैं ये असम्बली को पहले तो 90 डेज़। लेकिन यहाँ पर भी एक बात सामने आ रही है, ख़ुद हुक्मरान कह रहे हैं कि जी ये साल इलेक्शन का नहीं है। तो ये साल जो है वो इसमें मरदमशुमारी है और मरदमशुमारी में 6 महीने लगेगा। 6 महीना अभी है आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसका मतलब है 6 महीना लगेगा। तो मार्च में अगला इलेक्शन है। हमने बहुत पहले भी कहा था कि इलेक्शन 2024 के मार्च में हम इनकी बातों से अंदाज़ा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें PMLN सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो उसकी वजूहात है। उसकी वजूहात मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब जो आने वाला वक्त है, अगर अभी फ़ौरन इलेक्शन हो जाता है तो अवाम को ये 16 महीने की जो हुकूमत है जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे वो याद रहेगा, उसमें PMLN की जो कैबिनेट थी वो याद रहेगी, उसमें इत्तेहादी हुकूमत थी वो याद रहेंगे अवाम को। और अगर केयर टेकर आती है और केयर टेकर 1 साल गुजार लेती है या 6 महीने गुजार लेती है, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो अवाम पर, क्योंकि आएगी, हमारे IMF से जो इनका मुआहदा है वो मुआहदा सख्त है, तो मौजूदा हुकूमत ने इसलिए अपनी जान छुड़ाई है। और हालांकि वो चाहते तो ये मरदमशुमारी का इशू जो उन्होंने उठाया है और मुश्तरका मफाद कौंसल को बुलाकर उससे मंजूर कराया और फिर उसके बाद नई मरदमशुमारी, तो ये हुकूमत अगर इलेक्शन कमीशन को ये उज़ुर पेश करती और इलेक्शन कमीशन को कहती मरदम नोटिफिकेशन कर देती, तो इलेक्शन कमीशन के लिए नई मरदमशुमारी के ज़रिए इलेक्शन कराना होता, जिसके लिए ऑलरेडी 6 महीने चाहिए। तो यही हुकूमत का जवाज़ बन जाता कि ये आगे बढ़ जाए। लेकिन ये हुकूमत ख़ुद अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेने के बजाय सारा गंद केयर टेकर पे डालना चाहती है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में, अभी इन्होंने तो 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाया ना, अभी पेट्रोल की कीमत और मुख्तलिफ़ चार्जेस की कीमत और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब इलेक्शन में जाएं तो लोग भूल चुके हों, और हमारे लोग भूल जाते हैं, अवाम भूल जाती है कि कौन किसने क्या कुछ किया है। इमरान खान साहब ने अभी जो कुछ किया है पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ, इदारों के साथ, ये सिलसिला
आइंदा 1-2 साल में लोग भूल जाएंगे। इसी तरह माजी में पीपल्स पार्टी, PMLN या दूसरी जमातों ने आवाम के साथ क्या किया वो भूल चुके हैं। तो अब जो सूरत हाल आएगी वो ये आएगी कि जो भी गंद है वो केयर टेकर वो लोग होंगे जिनको इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं होगा। अगर उन पर ये जिम्मेदारी आती है कि इन्होंने महंगाई कर दी है, इन्होंने तबाही कर दी है, इन्होंने मुआशी वो कर दिया है, इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया, इन्होंने गैस का बिल बढ़ा दिया, इन्होंने फ़लाँ काम कर दिया, इन्होंने आवाम की चीखें निकलवा दी, तो किसने किया जी? केयर टेकर हुकूमत ने। और ये सारी हुकूमतें मिलकर, ये सारी पार्टियाँ मिलकर केयर टेकर की बजा रही होंगी। बजा रही से मुराद है माजरत के साथ, मसलन उनको जो है ये अल्फाज मुनासिब नहीं है, मैंने इसलिए माजरत की है कि उनके ऊपर तनकीद कर रही होंगी और आवाम को मोबिलाइज़ कर रही होंगी। देखे जनाब महंगाई कर दी केयर टेकर ने, देखें। तो इसलिए मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ख़ास तौर पे PMLN के लिए ये सूट करता है कि वो इस साल इलेक्शन में ना जाएं। केयर टेकर जो हुकूमत है उसको प्रोलॉन्ग करें। केयर टेकर हुकूमत प्रोलॉन्ग होती है, उसमें IMF के साथ ये इख्तियार भी दे दिया गया इनको। कल केयर टेकर हुकूमत कहती देखें जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, हम तो इन्हीं की पॉलिसी चला रहे थे, हम तो सिर्फ आए थे ऊपर बैठने के लिए, हमारा तो अहम मुआहदों में अहम चीज़ों में कोई, तो ये इख्तियार दिया गया इन्हें। इस केयर टेकर हुकूमत को लाने के लिए ये इख्तियार भी दिया गया कि आइंदा जो भी वज़ीर, मैं समझता हूँ जो इस वक्त वज़ारत उज़्मा का ओहदा लेगा केयर टेकर का, इख्तियारात के साथ भी लेगा, तो वो उसका चेहरा जो है ना वो मेरा ख़्याल है उसको नुकसान पहुँचेगा। पब्लिक में उसके लिए बहुत मसाइल होंगे कि आगे मसाइल ही मसाइल हैं, तो केयर टेकर हुकूमत उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाएगी। ज़ाहिर है इलेक्टेड गवर्नमेंट पूरी 11 सियासी जमातें जब आवाम में 16 महीने के अंदर इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकी, महंगाई को कम नहीं कर सकी, चार्जेस बढ़ाती रहीं गैसेस के, बिजली के और उसके बाद पेट्रोल के, तो फिर इन इलेक्टेड हुकूमत को क्या उनके पास ताकत है कि वो कोई ऐसा जादू कर देंगी कि सब चीज़ सही हो जाएगा। तो चुनांचे होना ये है कि आगे जो चीज़ इस मौजूदा हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने, इत्तेहादी हुकूमत ने देखी है कि ये आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले हम हट जाएं, कम से कम 6 महीना 1 साल बाद जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम खुद ये आवाज़ उठा रहे होंगे कि केयर टेकर हुकूमत ने जनाब ये कर दिया, आवाम पे बोझ डाल दिया फला। अच्छा, केयर टेकर हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी तबाह होगी। जो वज़ीर आज़म बनेगा वो खुशी से भाग रहे हैं, लोग लेके पैसा भाग रहे हैं, लोग ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग मसलन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ तक पहुंच रहे हैं, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें वज़ीर आज़म बना दो, हमें वज़ीर बना दो, हमें फ़ला। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये जो आपको इस दफ़ा वज़ारत उज़्मा मिलेगी या वज़ारत मिलेगी वो आपको आवाम में डिग्रेड करेगी और आप एज ए केयर टेकर, हालांकि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा फिर आइंदा इलेक्शन के लिए, लेकिन आप पाकिस्तान में तो रहेंगे। तारीख़ में तो लिखा जाएगा, तारीख़ में लिखा जाएगा कि ये केयर टेकर एक हुकूमत आई थी जो इंतहाई तबाकुन काम करके गई। हालांकि माजी में भी केयर टेकर ने अच्छे काम नहीं किए, लेकिन उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं थे, आपको तो इख्तियार दिया है। तो इसलिए ये जो कहना चाहिए ना, ये जो प्याला है ये कोई जामे शीरी नहीं है कि आप पिएं और मसन खुश हो जाएं, ये पिएंगे जहर के प्यारे की तरह। आपको अभी आने जो लोग कोशिश कर रहे हैं ना केयर टेकर वज़ीर आज़म के लिए और वज़रा के लिए, उनकी चीखें निकलेंगी देखिए। और जाहिर है कि उनका इंटरेस्ट आइंदा इलेक्शन लड़ना नहीं होगा, लेकिन कम से कम इस पाकिस्तान में जो लोगों का सामना वो करेंगे वो अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात है, तारीख़ में इनका नाम अगर ये नहीं दे सके, अभी भी मैं अगर ज़रूर कहूँगा, हालांकि मुझे नज़र आ रहा है कि केयर टेकर के ज़रिए इतनी चीज़ें आ जाएंगी जिसके ऊपर अवाम बिलबिला उठेंगे और चुनांचे सियासी जमातें ये कहकर कि जनाब ये केयर टेकर का सारा किया धरा है और केयर टेकर ये के ऊपर सारा लाद दिया जाएगा। हालांकि इनिशिएटिव इनका था, मैंने कहा कि ये अगर चाहते तो अपनी हुकूमत को भी प्रोलॉन्ग कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास दे दिया है पार्लियामेंट ने आइन के इलेक्शन एक्ट 2017 के लिहाज से कि 57 और 58 के लिहाज से, और आइन का आर्टिकल 254 भी है, 224 है, तो कि वो अगर देखते कि मरदमशुमारी में टाइम है तो वो इस असम्बली को आगे बढ़ा सकते हैं, इलेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। जब इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो यकीनन ये असम्बली आगे बढ़ जाएगी हुकूमत। लेकिन देखें इन्होंने बड़ी चालाकी से किया है। इसमें
पीपल्स पार्टी रजिस्ट कर रही थी कि नहीं जी वितन, क्योंकि उसकी पोजीशंस काफ़ी बेहतर हुई थी। लेकिन अभी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जो लोग बलूचिस्तान में उनके साथ आने वाले थे उन्होंने मना कर दिया। जो इलेक्टेबल अच्छे पीटीआई से निकले हुए पंजाब में, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ी मेहनत कर रही थी और ये उसके पास था कि इलेक्शन से पहले उसके पास चंद अहम तरीन इलेक्टेबल्स आ जाएंगे, तो इस तरह पंजाब में वो एंट्री देगी और सीट एडजस्टमेंट होगा और पीएमएलएन उनको कुछ सीट देगी। तो दोनों सूरतों में पंजाब में नाकामी हुई। एक तो इलेक्टेबल चले गए पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में पंजाब में, और मियाँ मसलन मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट से मना कर दिया। तो ये बड़ा नुकसान है पीपल्स पार्टी को। उसके बाद केपीके में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई, वरना ये लोग परवेज़ खट्टक समेत दूसरे अहम इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में जाने वाले थे, पीएमएलएन में इतना नहीं था। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी को वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी और बलूचिस्तान में जो आपके कुद्दूस बेजिंजो और ये सारे लोगों ने आना था, उन्होंने मना किया, वो अपनी पार्टी में मौजूद है। इससे पीपल्स पार्टी को अहम तरीन इलेक्टेबल्स नहीं मिल सके। बाकी तो घसीटे तो आने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो पीपल्स पार्टी को भी ये यहाँ पर प्रेशर एक तरीके से उनके साथ हाथ हो गया है, खेल खेल लिया गया, जिसका नतीजा ये निकला है कि अब वो भी सोचते हैं कि इलेक्शन थोड़ा सा लेट हो, वरना उनका सबसे ज़्यादा स्टांस था बहुत मजबूत कि इलेक्शन जो है फौरी हो, क्योंकि कराची की लोकल बॉडीज़ उन्होंने जीती, आज़ाद कश्मीर में वो घुस गए थे, इलेक्टेबल्स उनकी तरफ आ रहे थे, उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था, जरदारी साहब बहुत खुश थे और वो कह चुके थे कि अगली हुकूमत उनकी है और बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ये खेल किस वक्त क्या पलट जाता है वो आपके सामने है। तो ये चंद अहम तरीन बातें थी जो मैंने आपके सामने थी। देखते हैं ये जो नाम चला रहे हैं कितना कन्फर्म है। मेरे पास कोई इत्तला आई तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।